Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Faq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया था जिसमें हम लोगों ने सोलर्स और फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था सुपर फ्लूइड्स, जिसमें हमने किसी भी फ्लूइड की जो जीरो विस्कोसिटी है उसको मेंशन किया था, साथ ही उसकी एप्लीकेशंस और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को फॉलो किया था। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो प्रीवियस 11th क्लास थी वहां पर ये वाला जो चैप्टर था ये आपका 11 वाला चैप्टर था, लेकिन यहाँ पर ये आपका 6 वाला चैप्टर है जिसमें काफी कुछ चेंज हुआ है, कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पर इसको डील करना है। तो लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। बाकी आप लोगों को चैप्टर वाइज इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट मुतलका लेक्चर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे जो आज का आप लोगों का चैप्टर नंबर स्टार्ट होने वाला है वो है 6 वाला चैप्टर जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले तो हम इसके नाम के बारे में देखते हैं। हीट क्या है? हीट बच्चे एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है, जो आप खुद को एक गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ मुंतकिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्पून है, क्या है? एक स्पून है। स्पून को जब आप लोग गर्म करेंगे उसका सामने वाला फ्रंट वाला हिस्सा तो देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंतकाले हरारत का जो प्रोसीजर है वो चलना शुरू हो जाएगा। ज्यादा गर्म वाले से कम गर्म वाले इलाके की तरफ उसकी मूवमेंट्स जारी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ये चीज मिल जाएगी कि हाँ जो एनर्जी है वो फ्लो करती है फ्रॉम द हाई body temperature to low body temperature. That's why we can say that heat is the form of the energy that flows from high body temperature or high energy from high temperature body to the low temperature body. That will be the known as the heat. और जैसा कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक एनर्जी की किस्म है, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और जितनी भी एनर्जी इसके फॉर्म पर ही है, तो लिहाजा इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो जूल होगा। क्या होगा? इसका ऐसा यूनिट है वो जूल होगा। लिहाजा इसका यूनिट हम लोग किस में मेजर करेंगे? इसमें क्वांटिटीज को जूल में मेजर करेंगे। अंडरस्टूड है? इसी तरह से इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो थर्मोडायनामिक्स। लेकिन थर्मोडायनामिक्स को डील करने से पहले हमें इसकी एक और चीज के बारे में पता होना चाहिए, टेम्परेचर का। हमने ऊपर बात की है ना कि हीट इज द फ्लो ऑफ द एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। वो जो टेम्परेचर है वो क्या है? किसी भी जिस्म के गर्म या ठंडे होने की शिद्दत को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। डिग्री ऑफ द हार्डनेस और द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज द टेम्परेचर। टेम्परेचर डिटरमाइन द फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। ये डिटरमाइंस करता है फ्लो ऑफ हीट एनर्जी को और इसका यूनिट केल्विन होता है। के से ज़ाहिर करते हैं। अंडरस्टूड है? तीसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द गिवन चैप्टर नेम, थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन में होना। थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट या हीट वाली बॉडी का मोशन में होना। तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? एक ऐसी बॉडी जो गर्म भी है और वो मोशन भी कर रही है या उसमें एनर्जी की एक किस्म दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है ये एक मैकेनिकल एनर्जी है। जब हम लोग अपने हाथों को रब करते हैं ना तो हाथों को रब करने से हमारी जो मैकेनिकल या मस्कुलर एनर्जी है ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक मैकेनिकल एनर्जी की किस्म है। सो थर्मोडायनेमिक्स मींस the branch of physics which deals with the transformation of the heat energy into other form of the energy such as mechanical energy is known as the thermodynamics. किस तरह से थर्मोडायनेमिक्स? जिस तरह से मैंने अभी अभी बताया, हम अपनी मस्कुलर एनर्जी को हाथ रब करने में करते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। इस तरह से हमारी मस्कुलर एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और यही है आपका हीट और थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट। अगर इसमें पीछे वाले चैप्टर्स के जो आर्टिकल्स हैं अगर वो यहाँ पर रिपीट हुए तो इंशाल्लाह फिर आपको मैथमेटिकली भी प्रूफ करके बताएंगे किस तरह से थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन है और ये कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग ऑल द प्रोसीजर। इसके assumptions क्या है?
लास्ट टाइम हमारे पास जो इसके assumptions थे, आप लोग खूबी तौर पर इसके मतलब जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी ये चीज पढ़ी हुई है। तो जो assumptions आपका काइनेटिक थ्योरी, इसको के टी जी भी कहते हैं, ठीक है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के एस्पेक्ट्स किस तरह से डिफाइन होंगे हमारे पास। सबसे पहले इसका जो है ना वो assumption की डेफिनेशन। assumption क्या होता है बच्चे, जो लफ्ज assumption है इसका मतलब है फर्ज करना, मफरूजा, ठीक है। द kinetic theory of the gas is the fundamental theory in the physics and chemistry। ये एक फंडामेंटल थ्योरी है जो पार्टिकल्स के बिहेवियर के मतलब और उसकी मोशन के मतलब हमें स्टडी करने में मदद देती है, और उसकी जो मोशन है उसको डिस्कस करने में हमारी हेल्प करती है। The kinetic theory of the gas is the fundamental theory in physics and chemistry that explains the behavior of the gases and the motion of their constituent particles। गैस के जो मुतलका पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन, उनके बिहेवियर, रद्दो अमल, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बराबर तरीके से हम लोगों ने किए हुए हैं, उनके मुताबिक जो स्टडी कहलाती है वो हमारा असम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसके असम्पशंस देखते हैं हमारे पास कौन से हो सकते हैं। इसके असम्पशंस के बारे में हम लोग देखते हैं कि असम्पशंस क्या है, मफरूजे इसके क्या है, किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंस और इसका इफेक्ट हो सकता है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गैस पार्टिकल्स आर कांस्टेंट रैंडम मोशन। बच्चे आप लोग इस तरह चीज से बड़ा बखूबी तौर पर वाकिफ है। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। जहां तक लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनको जिस मर्जी बर्तन में जिस तरह से डाल दिया जाए या उनको डाल दिया जाए वो उसी की शक्ल ले लेते हैं, कुछ हद तक उनके पार्टिकल्स करीब होते हैं। लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बच्चे वो बिल्कुल इस तरह से, ये देखिएगा, ये समझ लें एक छोटा सा कंटेनर है, इस तरह से एक दूसरे से काफी ज्यादा फासले पर होते हैं, और इनके दरमियान जो मोशन होती है वो जस्ट और जस्ट कोलिजन की होती है। किसकी होती है? कोलिजन। ये जस्ट और कोलिजन की मोशन को एज अ प्रेफर करते हैं, कोलिजन के अलावा बाकी किसी भी मोशन को प्रेफर नहीं करते। इसलिए इनकी मोशन कांस्टेंट होती है, रैंडम होती है, रैंडमली किसी भी चीज से टकरा सकते हैं। इन दी कंटेनर गैस मॉलिक्यूल्स आर इन एक्चुअल रैंडम मोशन। ये पहले से ही रैंडम मोशन में, दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन until they collide with each other or with the walls of container। ये तब तक अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन को जारी रखते हैं जब तक ये किसी पार्टिकल के साथ न टकरा जाएं या उस कंटेनर की दीवार के साथ ना टकरा जाएं। इस तरह वो अपनी एनर्जी को भी कंजर्व रखेंगे तब तक जब तक ये कोलाइड नहीं करेंगे। अलबत्ता जब ये कोलाइड करेंगे तो फिर ये अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल्स या वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकरा रहे हैं तो ये उसको ट्रांसफर कर देंगे और खुद उस एनर्जी से आजाद हो जाएंगे। अंडरस्टूड है? दूसरे नंबर पर है नेग्लिजिबल वॉल्यूम। बच्चे जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का वॉल्यूम होता है वो एज कंपेयर टू द होल पार्टिकल्स के वॉल्यूम से बिल्कुल ही ना होने के बराबर होता है। ये देखिए, अगर ये इस तरह से ना यहाँ तक, तो ये देखिए ये बड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ओवरऑल जो पार्टिकल्स का मैस हम लोग या फिर उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो देख लें तो उसके मुताबिक वो थोड़ी सी मैटर करेगी। अदरवाइज जब हम इसको कंप्रेस कर देंगे, इसके ऊपर प्रेशर डाल देंगे तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, तब ये सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अदरवाइज जब ये ओपनली है, सिर्फ ऊपर ढकना रखा हुआ है, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, दैट्स व्हाई its individual particle volume is negligible। This means the particles considered as a point mass। point mass मतलब बहुत ना होने। तो इस तरह से बच्चे ये आपके पास जस्ट आ लिटिल पॉइंट, इस तरह से पॉइंट लग जाएगा जो कि आपको दिखाई भी नहीं दे सकता, तो वो आपका पॉइंट मैच कहलाएगा। तीसरे नंबर पर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। As we know that the particles behave as a negligible volume and the existence in the container are very far away between them। इनका जो आपस में फासला होता है वो बहुत ज्यादा होता है, करीब करीब नहीं होते, तो लिहाजा इनके दरमियान कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होती। इनके दरमियान जस्ट कोलिजन की फोर्स कंसीडर की जाती है। कब? जब वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ हिट कर रहे हैं या उसकी वॉल्स ऑफ कंटेनर से कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। चौथे नंबर पर है इलास्टिक कोलिजन। इस बात को बराबर करवा लें कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन होती है या वहां पर एग्जिस्टेंस होती है फोर्स की, या जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ
टकराते हैं तो वहां पर जो मोशन कंसीडर की जाती है वो इलास्टिक कोलिजन की जाती है। हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था, क्या था कि जिसमें ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ द सिस्टम रिमेन्स द कंजर्व, देयर इज नो लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, दैट्स व्हाई ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ द इलास्टिक ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल्स इलास्टिक कोलिजन रिमेन्स द सेम, यानी कि इनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी रद्दोबदल नहीं आएगा। तीसरे नंबर पर है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बच्चों इस चीज को जाहिर रखना है, आपने अपने माइंड में रखना है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इनका जो फासला होता है वो बहुत ज्यादा होता है, एक दूसरे से काफी फासले पर होते हैं, लिहाजा इनका वॉल्यूम भी ना होने के बराबर होता है, फिर इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ना होने के बराबर होती है, और इनकी जो कोलिजन होती है वो भी इलास्टिक कोलिजन होती है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी तरह से लॉस नहीं होती। अ गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल, दिस large number allows for the use of the statistical method। statistical method क्या है बच्चे? ये टेक्निक है, किसी भी प्रोसेस में रिएक्शन करवाने की टेक्निक, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, किस रिएक्शन से किस, मतलब आप उसमें ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। जिस तरह हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में देखा था कि बॉयल्स लॉ में जो उसकी लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, इस तरह से बॉयल्स लॉ में, तो हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफिकल मेथड यूज किया है। कौन सा मेथड? ग्राफिकल। यही स्टैटिस्टिकल मेथड में बताता है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस, हाउ टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस, तो उस मेथड को हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड कहेंगे। अंडरस्टूड है? 6 नंबर पर है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी हम लोगों ने इसका पोस्टुलेट पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगी, तो इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, लिहाजा हम कहेंगे कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हम लोग इसके बारे में लॉन्ग प्रिपेयर करेंगे, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसके मतलब हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल में इंशाल्लाह इसी चैप्टर के आर्टिकल्स में पढ़ेंगे और प्रूफ करेंगे किस तरह से टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। इट मींस दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीज, स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। 7वें नंबर पर है प्रेशर ड्यू टू द कोलिजन। बच्चे जब आपको पता है कि कंटेनर में पार्टिकल्स पड़े हुए हैं और वो अपनी इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब वो अपने गैस के पार्टिकल्स से टकराएंगे, यानी कि गैस के पार्टिकल्स इस कंटेनर में है, तो जब ये अपनी स्पीड को इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, मतलब मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जब वो अप्लाई करेंगे, तो फिर उनकी जो कोलिजन यानी फोर्स होगी वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी, एक ऊपर की तरफ फोर्स भी एक्सर्ट कर सकती है। उसकी वजह से हम लोग वहां पर जो कोलिजन के दौरान उसका प्रेशर होगा वो डिटरमिन करेंगे। टाइम ऑफ द कोलिजन इज नेग्लिजिबल। जो गैसेस में टाइम ऑफ कोलिजन होता है बच्चे, ये एक हिसाब से ना होने के बराबर होता है, इसमें कोई भी इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। द टाइम टेकन बाय द गैस मॉलिक्यूल्स फॉर द कोलिजन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट एज कंपेयर टू द टाइम ऑफ द कोलिजन। कोलिजन के टाइम के पहले या कोलिजन का जो टाइम है उससे अगर कंपेयर करें तो गैस के पार्टिकल्स का टाइम ना होने के बराबर बड़ा शॉर्ट होता है, इस शॉर्ट टाइम कोलिजन। ओके, this assumption simplifies the analysis of the particle dynamics। particle dynamics, particle मतलब गैस मॉलिक्यूल, डायनामिक्स मतलब उसकी मैकेनिकल मोशन, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट जिसमें स्पीड भी आ जाता है, वेलोसिटी भी आ जाती है, उसकी कंसंट्रेशन भी आ जाती है, और किस तरह से उसका वॉल्यूम वहां पर ऑक्यूपाई कर रहा है, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके एनालिसिस ऑफ द मेथड में आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये थे इसके कुछ अजम्पशंस। इसके अलावा हम लोग इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द हीट, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और इसके लॉस के बारे में भी हम लोग स्टडी करने वाले। इंशाअल्लाह इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग अपनी बाकी गुफ्तगू का इज़हार करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मजीद गुफ्तगू होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।